नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न की कुंडली में यदि शुक्र द्वादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं तुला लग्न की कुंडली में कन्या राशि का शुक्र क्या फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी, 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। लग्न या प्रथम भाव से अगर हम गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में तो ये आता है 12वां स्थान यानी द्वादश भाव। फिलहाल यहाँ कन्या राशि है जहाँ पर शुक्र डेबिलिटेटेड यानी नीच के होके बैठे हैं। तो जानते हैं यहाँ पर फल क्या होता है। 12वां भाव दोस्तों क्या बताता है? 12वां भाव हमारे जीवन के व्यय को बताता है। अब ये सुखद व्यय होगा या दुखद व्यय होगा, इसकी घर की मजबूती से पता लगेगा। 12वां भाव ही ये बताता है कि हम चीज़ों का जीवन में विदेश के साथ जो संबंध देखते हैं, भाई जैसे हमारा विदेश में कोई संबंधी रहता है और अगर हम मजबूत स्थिति में यहाँ लग्नेश बैठ जाता है तो फिर हम स्वयं विदेश में जाके सेटल हो जाते हैं। यहाँ पर 1-2 ग्रह अच्छी मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो आदमी विदेश यात्रा करता है। और 12वां भाव में कोई राहु केतु जैसे ग्रह आते हैं तो फिर ये जेल यात्रा बताता है। इनकी दशांतर दशा में जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है। प्रमाद, आलस्य, इन सब बातों को भी हम 12वें भाव से जुड़ा पाते हैं। फिलहाल यहाँ पर कन्या राशि है और शुक्र नीच के होके बैठे हुए हैं। तो कन्या राशि दोस्तों क्या बताता है? कन्या राशि बात करता है बुध की बड़ी मैच्योर राशि है, कर्म से कार्य करने वाली राशि है। इसको कहा जाता है बुध का इंटेलिजेंट फेस, बुद्धिमत्ता से काम करती है ये राशि कन्या राशि। तो बुद्धिमानी से कार्य करती है, किसी को बेमतलब परेशान ना करने वाली राशि मानी जाती है कन्या राशि। क्लियर हो गया? तो इन लोगों का व्यय को लेकर ये लोग ज़्यादा अति नहीं होते इस चीज़ को लेकर। बुध अगर मजबूत स्थिति में हो तो 12वां भाव हमारा बच जाता है। लेकिन अभी हम जो शुक्र की सेटिंग यहाँ पर दिखा रहे हैं, शुक्र या नीच के हैं। शुक्र इस घर ना सिर्फ अपने फल को खराब कर रहे हैं, इस भाव के भी फल को बिगाड़ रहे हैं। इस भाव में बैठकर शुक्र संबंधी ना चाहते हुए भी आपको अपव्यय करना पड़ेगा। मैंने ना चाहते इसलिए बोला क्योंकि कन्या राशि खुद ये नहीं चाहती कभी भी। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा गलत कॉम्बिनेशन बनता है जहां पर ये राशि भी चाहती है हाँ यार खूब खर्चा करो। अभी जैसे कर्क राशि है यहाँ जो खुद इस मामले में ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होती, खर्चा है होने दो, और वहाँ पर कोई ग्रह नीच का होकर बैठ जाए तो फिर वो जैसे अगर मिथुन लग्न में 12वां भाव जहाँ कर्क राशि पड़ता है, मंगल अगर नीच का होकर चला तो ऐसे लोग जमीनों में बड़ा गलत पैसा फंसा देते हैं। यहाँ पर खुद इसका नेचर नहीं चाहता है फिर भी खर्चा हो जाता है, ना चाहते हुए भी खर्चा हो जाता है। और शुक्र संबंधी अपव्यय में बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपके सेक्सुअल पार्टनर को लेकर, महिलाओं को लेकर संबंधित होती हैं प्रकार के खर्चे। और ये आप पर भी होने वाले खर्चे की बात करता है क्योंकि आपके लिए साइन किया गया इनको। अष्टम भाव आपके एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन एज वेल एज आपके कष्टों को निवारण पर लगाए गए पैसे की भी बात करता है। क्लियर हो गया? हालांकि वहाँ से जो दृष्टि है वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपके फॉरेन रिलेशनशिप आपके शत्रुओं और ऋण को कमज़ोर करने का काम करते हैं, इनसे निजात पाने का काम करते हैं। अगर बुध यहाँ बैठ जाता है या बुध केंद्र में आ जाते हैं या बृहस्पति स्वग्रही हो जाते हैं तो फिर इसके नीच का फल दूर हो जाएगा। फिर हमें यह मानना है कि भाई जैसे बुध इनको वेलकम करने के आ जाता है, फिर तो ऐसा ये तय हो गई बात कि ऐसे लोग विदेश में जाकर पहले जीवन में जो कोई मैंने बोला ना कभी भी नीच भंग में जीवन का पहला फेज यही कोई 15-1 साल थोड़े कष्ट में बीतते हैं, लेकिन उसके बाद क्या
ड्रास्टिक उसको फल मिलते हैं। बुध यहाँ पर अगर बैठता है तो ऐसे लोग फॉरेन सेटलमेंट में बड़े सक्सेसफुली पास हो जाते हैं। लेकिन नीच भंग का कुछ समय तो आपको वो कष्ट झेलना ही पड़ता है, और नीच भंग ना हो रहा हो तो फिर ऐसे लोगों को हमेशा ही अपने व्यय, फॉरेन लैंड, दूरस्थ स्थान से कष्ट मिलता ही है। अब यहां से गिनते हैं कितना है, 1 2 3 4 5। जब कभी भी हम 8वें भाव से होने वाले सडन प्रॉफिट या सडन लॉस की बात करते हैं तो 12वें भाव की बात करते हैं। तो इससे मिलने वाला, इसका स्वामी यहां बैठा हुआ है लेकिन नीच का होके बैठा है, तो 8वें भाव इंश्योरेंस जो आपने लिए हैं उनको तुड़वाना पड़ सकता है, अचानक निकलवाना पड़ सकता है, वो पैसा आपका व्यय में व्यर्थ हो सकता है। हालांकि सलाह यही दी जाती है कि ऐसे लोगों को कोई भी इंश्योरेंस बीच में नहीं रुकवाना चाहिए खराब स्थिति बनने पर भी, अदरवाइज ना तो वहां फायदा मिला जो आपने लगाया था और ना ये मैच्योर हो पाया। नीच भंग अगर हो रहा हो तो ये सारी बातें आपका फेवर करने लग जाती हैं कुछ समय के बाद। कुछ समय का बाद का मतलब होता है जनरली ब्रह्मचर्य जीवन जो माना जाता है 20 से 25 साल, तो आपका वही 15-16 साल तो आपको झेलना पड़ेगा। हाँ, जैसे बुद्ध की दशा अंतरदशा शुरुआत में ही लग जाए तो नीच भंग का असर शुरुआत से दिखने लग जाता है। जिसके कारण नीच भंग होता है, अगर उसकी महादशा स्पेशली शुरुआत में ही कहीं लग जाए। अब कई लोग ऐसे भी हैं नीच भंग का असर 30, 35, 40 साल तक रहता है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड दशा उनको चाहिए थी, अगर अंतरदशा किसी प्लैनेट की आती है, जैसे सूर्य जैसे ग्रह की जो अंतरदशा आती है वो बहुत कम समय के लिए आती है, तो वो कुछ समय से ट्रिगर नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट उसको 1-2 साल रहना ही पड़ेगा। तो फिर वो सूर्य के इंटरवल को रिपीट होना पड़ता है, तब जाकर वो उसके बंधनों से, नीच के बंधनों से छूट पाता है। अदरवाइज अगर सूर्य की शुरुआत से महादशा लग जाए तो जो रिस्पॉन्सिबल अगर सूर्य ही है उसके नीच भंग का, तो शुरुआत से रिजल्ट दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। उसका भोग वो 2-2.5 साल जीवन में एटलीस्ट करे, जिसके कारण नीच भंग हो रहा है, तो ट्रिगर कर जाता है, यानी ऑन हो जाता है, और फिर वो शुभ परिणाम देने लग जाता है। तो 12वें भाव से संबंधित शुभ परिणाम, यानी जो हमारा व्यय है उस समाज में अपयश नहीं यश का कारण बन जाता है। हमारे 8वें का संबंध 12वें से पॉजिटिव बनेगा तो मतलब आपके साधना जीवन के अंतिम पड़ाव में आपको मोक्ष का कारण देने वाली होगी। मृत्यु संबंधी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जीवन में कहता भाई मुझे कोई मृत्यु से भय नहीं है, एक बहुत अच्छी बात है। समझिएगा अभी शायद आपका ये लक्ष्य ना हो, लेकिन शायद 65 वर्ष का या 60 वर्ष होने के बाद जब हम कुंडली का अवलोकन करेंगे तो यही पूछता है व्यक्ति कि सर मेरे जीवन में परम शांति है कि नहीं है। उसके लिए भी हमें आज से ही तैयारी करनी चाहिए, बाद में कोई समय मिलने वाला अलग से नहीं है। जिसने जिंदगी भर इसके विषय में नहीं सोचा, क्या लगता है मरते एक दिन पहले सोच लेगा? वो नहीं सोच सकता, कभी भी नहीं सोच सकता है। तो याद रखिए, ईश्वर या मोक्षा को आज से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। कर्म भी करें और अपने मोक्ष या सही मायने में हमारा एग्जामिनेशन, आपको पता है, एक दिन होता है और पूरे साल की मेहनत उस दिन से तय की जाती है जिस दिन पेपर होता है। तो हमारे जीवन का एग्जामिनेशन कब होता है? हमारी मृत्यु। मेरे पूरे जीवन की गई मेहनत सार्थक होगी, मेरी मृत्यु बताएगी। अगर मृत्यु समय में मैं ईश्वर का ध्यान बना रखा तो मेरा पेपर पास हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। और अगर मृत्यु में ही मैं जीवन के विषयों सोचता रहा, यार मेरे एसेट्स संभाल लेना भाई तुम्हारे जाने के बाद भी संसार चलता रहेगा। तो इस दुविधा में मत मरना कि मैं मर गया तो सब क्या हो जाएगा मेरा। ये वाली भावना को आज से ही तैयार करके हमें चलना पड़ेगा, तब हम जीवन में ना सिर्फ लौकिक संसार को जीत पाएंगे, पारलौकिक संसार को भी जीत पाएंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।